अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। तो आज हमारा गोल ये है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स क्योंकि कर चुके हैं, तो हम लाइट स्लैश सम अदर वेव साउंड रिलेटेड और लाइट रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करेंगे। मोस्टली लाइट के ही होंगे। उसमें रे ट्रेसिंग आ जाती है, रे बॉक्स का इस्तेमाल आ जाता है, लेंसेज और उनकी फोकल लेंथ रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो एसेंशियली रेज ड्रॉ करनी होती है, लेकिन कुछ ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो हम इनको स्टार्ट करते हैं, और जस्ट लाइक द फॉर्मेट दैट वी हैव बीन फॉलोइंग, हम क्या करेंगे कि जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको देखते जाएंगे, और साथ साथ जैसे ही आपके कोई व्हाट डू यू कॉल इट, कोई हमारे पास चीज़ रेफर करने के लिए आएगी फ्रॉम द गाइड, दैट आई विल रेफर टू द गाइड एट दैट पॉइंट। बट उसके अलावा हम जो है बस अपने मोस्टली फोकस करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर। ठीक है, तो होपफुली बात क्लियर है। लेट्स कंटिन्यू दिस। सो एक क्वेश्चन है हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2018 का, एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड नियर यूजिंग एकोज। स्पीड ऑफ साउंड के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो आपके थ्योरी के एक्सपेरिमेंट्स का भी पार्ट है, राइट? थ्योरी का जो आपका चैप्टर है उसमें आपको स्पीड ऑफ साउंड का एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए। सो एटीपी में भी उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे आपसे प्रोसीजर तो नहीं पूछा हुआ, ये प्रोसीजर आपने सीखा हुआ है, राइट? ये आपने प्रोसीजर सीखा हुआ है फॉर पेपर 2 और पेपर 1, बट यहाँ पे वो आपको प्रोसीजर डिस्क्राइब किया हुआ है, एंड यू जस्ट हैव टू आंसर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट। सो she stands at a large distance from a reflecting wall. She claps her hands at a regular rate. She adjusts her clapping rate until each clap coincides with the echo of the previous clap. Her friend then uses a stopwatch to measure the time t between claps. They measure the distance to the wall. Okay. Time t between claps is recorded 4 times. The value of t measured in seconds are shown below. ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एवरेज आप निकाल दें टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। आपने इन सबको ऐड करना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, बिकॉज दैट्स हाउ यू फाइंड द एवरेज। और 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है, उन्होंने क्लियर कर आपको बात की है। तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। 0.87, तो 0.97, तो 0.94, तो 0.88। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। डिवाइड बाय 4 किया तो हमारे पास आंसर वैसे आ रहा है 0.915, बट ऑब्वियसली 2 डेसिमल प्लेस तक ये 0.92 हो जाएगा। यूनिट्स उन्होंने पहले से लिखे हैं। 1 मिनट मुझे देना, फिर हम आगे चलते हैं। ओके। अब आपके पास उन अगला सवाल जो आपसे कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं भाई कि ये जो आपका हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, वो कह रहे हैं कि आपने जो वैल्यू है ये 2 डेसिमल प्लेस तक क्यों दी है, लाइक व्हाट इज द रीजन कि हम 2 डेसिमल प्लेस में इस वैल्यू को लिख रहे हैं। तो हम इसके अंदर 2 बातें लिख सकते हैं। ठीक है, एक बात तो ये कि आपकी इनिशियल वैल्यूज जो हैं वो 2 डेसिमल प्लेस के ही बराबर है। ठीक है, इनिशियल वैल्यूज 2 डेसिमल प्लेस में है, तो आप अपना आंसर भी 2 डेसिमल प्लेस तक लिखोगे। तो आई होप दैट शुड बी क्लियर। लेकिन एक और पॉसिबल बात आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि वेरिएशन, डेटा के अंदर जो वेरिएशन है उसको देखो। तो ये जो वैल्यूज है इनमें कितना ज्यादा डिफरेंस है, क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है या छोटा डिफरेंस है। अगर डेटा में वेरिएशन स्मॉल हो, स्मॉल वेरिएशन इन डेटा हो, तो आप ज्यादा डेसिमल प्लेसेस का इस्तेमाल करते हो, एज इन 2 डेसिमल प्लेसेस पे चले जाते हो। अगर और ज्यादा छोटी वेरिएशन हो तो 3 डेसिमल प्लेस पे चले जाते हो। और दूसरा पॉसिबल आंसर ये होता है कि अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपका जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा लार्ज है, सो लेट्स सपोज ये 0.6 से लेके नो नो 0.9 के बीच में वैल्यूज वेरी कर रही बहुत ज्यादा, तो देन यू माइट कंसिडर गिविंग द आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस। तो वो आपने जज करना होता है कि जो डेटा है वो कितना परसेंट उसमें चेंज आ रहा है। अब यहाँ पे जो परसेंटेज डिफरेंस है वो तकरीबन 10% के आसपास है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इसलिए हम यहाँ पे कंसिडर यही करेंगे कि यार डेटा को जो है वो 2 डेसिमल प्लेस में ही आंसर दे दें। सो आई होप दैट क्लियर। ठीक है, दोनों पॉसिबल आंसर्स हैं यहाँ पे, और ये सवाल अक्सर रिपीट होता है, तो हमें वो बताएंगे कि बिकॉज डेटा इज इन 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे दूसरा पॉसिबल आंसर मैंने आपको क्या बताया, वेरिएशन इन डेटा
स्मॉल, इट्स काइंड ऑफ मतलब ये जो आपका रॉ डाटा है, इसके अंदर यहाँ रॉ का वर्ड यूज कर लो, रॉ डाटा। ठीक है, सो इसको आप लार्ज वेरिएशन, स्मॉल वेरिएशन, इस किस्म की सारी बातें जो है वो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलेंगे और हम बात करेंगे डिस्टेंस एस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। मतलब आप ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर इस बात को कंसिडर कर लेंगे, आप ज्यादा डेसिमल प्लेसेस दे रहे हैं या कम डेसिमल प्लेसेस दे रहे हैं। अगर आप ज्यादा डेसिमल प्लेसेस दे रहे हैं अपने हिसाब से, तो आप कम वेरिएशन के ऊपर रिलाय कर रहे हैं। अगर आपकी वेरिएशन ज्यादा, तो आप डेसिमल प्लेसेस उतनी कम करते जाएंगे। चलो आगे चलते। The student S from the distance जो है उसका स्टूडेंट का वॉल से 130 मीटर्स है। ओके, मीटर रूल इज नॉट एन अप्रोप्रिएट डिवाइस, तो सजेस्ट अ डिवाइस दैट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इवन आई वुड से कि टेप मेजर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है। तो 130 मीटर्स का डिस्टेंस जो है वो मेजर करने के लिए अप्रोप्रिएट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से है। वैसे तो मार्किंग स्कीम में टेप मेजर भी लिखा हुआ है, लेकिन इन रियलिटी लाइक अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो टेप मेजर भी बहुत लंबी नहीं होती, 8-10 मीटर की होती है, तो उसको भी आपको 12-13 दफा यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारे पास और यहाँ पे कौन से ऑप्शन है, ट्रंडल व्हील होता है, और आपके फोन्स में एक चीज होती है, जब आपको आपके फोन में एक ऐप होती है ना जो आपको वॉकिंग डिस्टेंस बता रही होती है, तो हम उसको पेडोमीटर कहते हैं। पेडोमीटर जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं, उसका अलग से भी डिवाइस आता है, और यू नो कैन जस्ट यूज द पेडोमीटर इन योर फोन एज वेल। सो फॉर लार्ज डिस्टेंसेस दैट कैन बी सूटेबल। कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इस तरह निकालते हैं। अब आपको शायद याद होगा यहाँ पे हम ये टू क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हमने एक्सपेरिमेंट स्पीड ऑफ साउंड वाला पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने कहा था यार अगर बंदा यहाँ खड़ा है और वॉल यहाँ पे खड़ा है और डिस्टेंस एस ये है, तो आपके साउंड ने देखो जाना भी है, डिस्टेंस एस ट्रेवल करना है, और वापस भी आना है, राइट। तो डबल डिस्टेंस साउंड ट्रेवल कर रहा है, एस प्लस एस। तो इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 2s लिया जा रहा है। 2s का डिस्टेंस आप ले लेते हो, और ऑब्वियसली फिर आप क्या करते हो, उसको टाइम से डिवाइड कर देते हो। तो यहाँ पे हम, इज द स्क्रीन स्टक बाय द वे, स्क्रीन पीछे चल रही है क्या, प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आगे बात कर रहा हूँ, स्क्रीन जो है वो पीछे स्टक हुई है। जी क्लास, हाँ ओके, एक मिनट रुको बेटा, मैं स्क्रीन शेयरिंग रोक के दोबारा से जरा इसका जरा वो मसला हल करता है। गिव मी अ मिनट। तो अब बात सारी यहाँ पे ये हो रही थी कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि हम यहाँ पे डिस्टेंस 2 क्यों लेते हैं। डिस्टेंस को 2 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि साउंड इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, फिर वापस एको होके भी आ रहा है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मल्टीप्लाई डिस्टेंस बाय 2। एनीवे, सो इसको आप एवरेज से डिवाइड करेंगे, और आप मुझे आंसर निकाल के बताएं यहाँ पे क्या आ रहा है। सिंपल है, आपने डिस्टेंस अपना लेना है, डिस्टेंस एस 130 मीटर है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 into 130 जब करोगे, और एवरेज जो टी की वैल्यू आई थी 0.92 से डिवाइड कर दोगे, राइट। तो 2 into 130 डिवाइडेड बाय 0.92 किया, और आपकी जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 282.6। पर हाउ वुड यू राइट योर आंसर। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपना आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखोगे या कितना बड़ा आंसर लिखोगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक। आपका आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए, इसके बारे में जरा मुझे सोच के बताओ, कितना बड़ा आपका आंसर होना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में इसलिए सोचना जरूरी है क्योंकि आपका जो डेटा है आप उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स भी देखते हो। तो 130 और 0.92 दोनों ही दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में, लेकिन आपने अपनी फुल वर्किंग यहाँ पे दिखानी है, ये वाला आंसर पूरा लिखना है, फिर इसको राउंड ऑफ करके लिखना है। ये नहीं कि आप इसको मत लिखो, इसको लिखो फिर राउंड ऑफ करके आंसर स्पेस में लिखो, तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली 280 मीटर्स। तो आई होप आई एम बीइंग क्लियर। ठीक है, अच्छा
अब बात कर लेते हैं हम कि कोई ऐसा रीजन बताएं, suggest one reason why the value of the speed of sound is only approximate। तो ये बहुत एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, सिर्फ अप्रोक्सीमेट है। अप्रोक्सीमेशन क्यों है? बिकॉज टाइम मेजर करने में आपको पता है कि बहुत बड़ा ह्यूमन एरर है, राइट? देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ टाइम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो टाइम की वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। यहाँ पे टाइम की मेजरमेंट जो है उसके अंदर इनएक्यूरेसी आ सकती है, टाइम की प्रिसीजन इतनी ज़्यादा नहीं है, और इसकी वजह से आपकी जो वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड की, क्योंकि उसके अंदर टाइम यूज हो रहा है कैलकुलेशन करते हुए, तो वो वैल्यू इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगी। आई होप दैट्स क्लियर। सो टाइम की जो मेजरमेंट है उसके बारे में हमने यहाँ पे बात करनी है कि भाई जो आप टाइम मेजरमेंट कर रहे हो वो डिफिकल्ट टू मेजर है, और उसको आप बताओगे कि क्यों डिफिकल्ट है। ये भी नहीं बस आपने कि रैंडम लिख दिया कि इट इज डिफिकल्ट टू मेजर टाइम, राइट, या टाइम इज नॉट एक्यूरेट। आप ये बताओगे कि टाइम मेजर करना क्यों इनएक्यूरेट है, बिकॉज साउंड बहुत फास्ट ट्रेवल करता है, तो उसमें ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर जो है वो आ जाता है, राइट। मेजरमेंट ऑफ टाइम involves action error, so will not। ओके, एक और क्वेश्चन जो हमने करना है वो फोकल लेंथ से रिलेटेड है। फोकल लेंथ के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो आपको कभी कभार प्लान करने के लिए भी आ जाते हैं, आपको एक्सप्लेन करने भी पड़ जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये है कि वो एक्सपेरिमेंट आपको सेटअप करके देंगे और आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट की समझ होनी चाहिए और आपको उसे एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड आंसर्स देने आने चाहिए। सो इज ट्राइंग टू मेजर द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, और उसका सेटअप उन्होंने दिखाया हुआ है। ये इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। स्क्रीन पे लेंस से रेज गुजरेंगी और स्क्रीन पे जाके आपकी बनेगी इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो लेंस से है वो x है, और इमेज का डिस्टेंस जो लेंस से है वो y है, ठीक है। अब देखो वो क्या कर रहा है, ही मूव्स द स्क्रीन, स्क्रीन को वो मूव करता है आगे पीछे, लेंस को नहीं मूव कर रहा। डिस्टेंस y को चेंज कर रहा है, ही मूव्स द स्क्रीन until there is a sharp image on the screen। measure to the nearest millimeter the length x and y। टू द नियरेस्ट मिलीमीटर का क्या मतलब है कि अगर आप सेंटीमीटर में आंसर लिखोगे तो कितने डेसिमल प्लेसेस में लिखोगे? हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस वुड यू गिव योर आंसर टू व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर टू द नियरेस्ट मिलीमीटर? सेंटीमीटर में जब आप आंसर देंगे, सेंटीमीटर में आंसर दे रहे हैं तो टू द नियरेस्ट मिलीमीटर का मतलब ये है कि आप 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देंगे, 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देंगे। अब आपको जाहिर सी बात है ये पेपर प्रिंट करना है, प्रिंट करके तो ही आप इसका एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हो। मेरे पास क्योंकि डिजिटल जूम इन जूम आउट करते हुए जाहिर सी बात है ये लेंथ की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो आई एम नॉट गोना मेजर इट ओवर हियर, राइट। आपने रूलर से मेजर कर लोगे और रूलर से मेजर करके आंसर निकाल लोगे, तो आई एम जस्ट गोना लुक एट द ईयर एंड सी के इसका मार्किंग स्कीम में क्या आंसर है। ये है अक्टूबर नवंबर 2018 पेपर 4-2 का क्वेश्चन 2। सो जो एक्यूरेट आंसर है अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम, x इज 2.6 एंड y इज 7.8, ठीक है। ये आपके जवाब है अकॉर्डिंग टू द y we have to give 1 डेसिमल प्लेस बिकॉज टू द नियरेस्ट मिलीमीटर लिखा हुआ है बेटा। टू द नियरेस्ट मिलीमीटर का मतलब क्या होता है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो ये 0.1 सेंटीमीटर बनता है, तो योर आंसर शुड बी टू द नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, ठीक है। सो यू हैव टू गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद वैसे भी आपका जो मीटर रूल है, जो आपका रूलर है आपके स्टेशनरी बॉक्स के अंदर, वो आपको टू द नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर ही जो है वो मेजरमेंट देता है, उसके अलावा आपको मेजरमेंट ले भी नहीं सकते। लेकिन इसका ये भी मतलब है, इस बात को भी समझ लें कि लेट्स सपोज आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है एग्जैक्ट 7, तो क्या आप 7 लिखते हैं खाली? आप 7 नहीं लिखते। यही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ 7.8 आ रहा है तो आपने लिख दिया, लेकिन अगर एग्जैक्ट 7 आता तो अक्सर बच्चे 7 लिख के चले जाते हैं। इसको आपने 7.0 लिखना होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा प्लीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। द डायग्राम इन फिगर 2.1 इज 1/8 फुल साइज। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्चुअल जो लैब में एपरेटस है ये उससे उसका 1/8 है, मतलब उस एक्चुअल साइज को डिवाइड बाय 8 कर दोगे तो ये वाला साइज आएगा, और इस साइज को मल्टीप्लाई बाय 8 कर दोगे तो एक्चुअल आ जाएगा, सही है। तो कह रहे हैं कि डिस्टेंस u जो है
डिस्टेंस यू वो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है, और डिस्टेंस वी जो है वो इमेज से डिस्टेंस है। मतलब कि आप जब यू निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे, डिस्टेंस एक्स को लोगे ऊपर से और उसको जाहिर सी बात है 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरह जब आप वी लोगे तो आप 8 से अपने y को मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि आपके पास वो वाले डिस्टेंसेस आ जाए। तो 2.6 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होता है, और 7.8 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होता है, तो 20.8 है और 62.4 है। ये हैं आपके एक्चुअल डिस्टेंसेस इन द लैब। उसके बाद कह रहे हैं जी फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये है। अब ये फॉर्मूला आप अपनी थ्योरी के लिए आपको नहीं पढ़ाया जाता यूजुअली लेंसेज के चैप्टर में, ये थ्योरी में फॉर्मूला नहीं पढ़ाया जाता, स्टिल इट्स गुड टू रिमेंबर, इट्स जस्ट अ नीट वे ऑफ रिमेंबरिंग। ये एक रफ तरीके से जब आप फोकल लेंथ निकालते हो तो फॉर्मूला ये काम करता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली ये कह रहा है कि आपके पास इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट, जब रियल इमेज फॉर्म हो रही है और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारे पास है, तो उनका प्रोडक्ट अपॉन सम करना है आपने, ठीक है। तो u इंटू वी अपॉन यू प्लस वी आप यूज करें। और उसके बाद एक और बात क्या बोलिए कि टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दें, ठीक है। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये है कि आप टू डेसिमल प्लेसेस नहीं कह रहे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कह रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कितने कैसे काउंट होते हैं, प्लीज उसको रिवाइज कर लेना। मेरी एक A2 की वीडियो है, A2 की A2 की वीडियो अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड हाउ टू रिटेन देम। उसमें जाहिर सी बात है कुछ एडवांस चीजें भी हैं आगे की, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने भी जाहिर सी बात है पढ़ा हुआ है, तो मैं वो आपसे शेयर कर दूंगा ग्रुप्स के अंदर, कि उसके अंदर आप वैसे तो आप सर्च भी कर सकते हो, A2 पेपर 5 की वीडियो जो है वो सर्च कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारे प्लेलिस्ट में वीडियोज हैं। तो मैं आपसे सिर्फ वो वाली वीडियो शेयर कर दूंगा और बता दूंगा कि कौन सा पार्ट आप देख लो वो रेलेवेंट है, जस्ट टू रिवाइज द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल्दो यू कैन जस्ट सर्च अप ऑन यूट्यूब और look up your maths book 1 and you can find out the rules about significant figures, और 10 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो। पर मेरी अपनी वीडियो बनी हुई है तो मैं आपको वहां से शेयर कर दूंगा, तो पूरी वीडियो आपको देखनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें वहां से देखनी पड़ेगी। तो खैर ये फॉर्मूला यूज करें भाई, 20.8 इंटू 62.4, और नीचे आपने दोनों को ऐड करना है। तो क्या जवाब आ रहा है बेटा, पहले तो देखो कि कैलकुलेटर में क्या आ रहा है। आपके कैलकुलेटर में जवाब आ रहा है 15.6। अब 15.6 सेंटीमीटर आप थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 16 बन जाएगा। और 16.0 नहीं लिखेंगे, 16.0 लिखने का मतलब थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ये बात याद रखना कि 16.0 थ्री सिग्निफिकेंट फिगर होता है, बिकॉज जो डेसिमल के बाद जीरो होता है ना बेटा वो सिग्निफिकेंट होता है। ये बात प्लीज याद रखना, डेसिमल के बाद जो जीरो होता है, ट्रेलिंग जीरो, मतलब नंबर के एंड पे जो जीरो आ रहा है और वो डेसिमल के भी बाद है, तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होगा, ठीक है। वन प्रिकॉशन टेक टू ऑब्टेन एक्यूरेट वैल्यू। कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो सेफ्टी रिलेटेड होती हैं, कुछ प्रिकॉशंस वो होती हैं जो एक्यूरेसी के लिए कंसीडर की जाती हैं। तो ऐसी कोई प्रिकॉशन बताएं जिससे स्टूडेंट एक्यूरेट वैल्यू ले। अब ये जो लेंस वाला एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेनी है। जो ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो तीन ऑब्जेक्ट हैं, ये और ये, इन तीनों को आपने एब्सोल्युटली वर्टिकल रखना है। और वर्टिकल रखने के लिए आपने देखा था प्लम लाइन या फिर उसको यूज करते हैं, सेट स्क्वायर को यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन तीनों चीजों को वर्टिकल रखना, आपका लेंस टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे आपकी स्क्रीन जो है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी इमेज डिस्टॉर्ट होगी, डिस्टेंसेस सही नहीं आएंगे, खराब चीज होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जो एवरीथिंग, द सेंटर ऑफ द इमेज, द सेंटर ऑफ द लेंस एंड द स्क्रीन, वेयर द स्क्रीन का तो सेंटर होना जरूरी नहीं है, बट ये जरूरी है कि हर चीज जो है एक along the same horizontal line हो। Center of the image, center of the lens and center of the object should be along the same horizontal line, so they should be level with each other, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों चीजों की हाइट जो है उनके सेंटर की वो हर जगह पे सेम होनी चाहिए। सो असेंशियली हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपका लेंस जो है उसको आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, उसके स्टैंड में सेटिंग होती है, जो लैंप की हाइट है, ये सब चीजें एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई हो, एक फ्लैट सरफेस पे आपने केयरफुली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ये एक चीज हो गई। But then there is obviously other things that you can include over here which might not be specifically related to the lens experiment, जैसे कि ये आपने डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, डिस्टेंसेस मेजर करने में आपको पता है पैरेलक्स एरर आ सकता है। सो पैरेलक्स एरर को अवॉइड करें, लेकिन किस तरह अवॉइड करना है, कीप योर आईसाइट परपेंडिकुलर टू द स्केल ऑफ द मीटर रूल व्हेन टेकिंग द मेजरमेंट, ये आप पूरी बात करेंगे, ठीक है।
तो ये कुछ बातें हैं जो आप यहाँ लिख सकते हो। लेकिन अगर लाइट के एक्सपेरिमेंट में जाओ और लेंस वाले एक्सपेरिमेंट में जाओ और ये गुड प्रैक्टिसेस देखो जिसकी मैंने लिस्ट बनाई हुई है, तो यू कैन सी देयर इज अ फ्यू थिंग्स। ensure that each atom is aligned, ये वाली बात, along the same horizontal line, ये पूरी बात जो है वो डिटेल में लिखी हुई है, and you can write it in detail. Check for zero error on the ruler. ये पॉइंट उस पहले वाले का ही रिपीट है, ये पहले वाले का ही रिपीट है, सो आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। अच्छा, यूज अ ट्रांसलूसेंट स्क्रीन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ट्रांसलूसेंट स्क्रीन का फायदा क्या है? देखो, ट्रांसलूसेंट स्क्रीन वो होती है जो ना टोटली ट्रांसपेरेंट होती है और ना ही टोटली जो है वो ब्लॉक करती है लाइट को, मतलब उसमें से लाइट गुजर सकती है, लेकिन उसका फायदा ये होता है कि ट्रांसलूसेंट स्क्रीन जो होती है उसकी आप बैक साइड से भी इमेज को देख सकते हो। स्क्रीन के बैक साइड से इमेज देखने का क्या फायदा है? अगर आप फ्रंट साइड से इमेज देखो और इमेज का आप लेट सपोज साइज मेजर करना चाह रहे हो फॉर सम रीजन या कुछ भी, तो उसमें क्या होता है कि आपके हाथ जो है और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो लाइट को ब्लॉक करेगा, तो शेडो आ रहा होगा स्क्रीन पे, फिर वो जाहिर सी बात एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगी। तो ट्रांसलूसेंट स्क्रीन का फायदा होता है कि आप उसकी बैक साइड से मेजरमेंट ले सकते हो, मतलब कि आप मेजरमेंट लेने के बजाय यहाँ से मेजरमेंट करो। अगर इमेज का साइज मेजर करना है फॉर एग्जाम्पल, अभी तो यहाँ पे तो नहीं करना, लेकिन आप इस तरफ से भी इमेज को देख सकोगे। समझ में आ रही बात? अच्छा, लेंस शुड बी प्लेस्ड इन अ होल्डर। अब ये चीज वो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं लिख सकते, बट वैसे लेंस को होल्डर में रखने का क्या फायदा? देखो, हाथ से पकड़ के रखोगे लेंस को तो वो हिलेगा, ऑब्वियसली इमेज सही नहीं बनेगी। डार्क रूम यूज करें, लाइट का कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें डार्क रूम यूज करें, क्योंकि ऑलरेडी अगर रूम में बहुत सारी लाइट होगी तो इमेज जो है वो आपकी बहुत अच्छे कंट्रास्ट में नहीं बनेगी। फिड्यूशियल एड का क्या मतलब होता है? फिड्यूशियल एड जो है ना वो यहाँ पे इतना ज्यादा उसका कोई वो नहीं बनेगा। fiducial aid यहाँ पे it's not going to be very very helpful। यहाँ पे लिखा हुआ use a fiducial aid to mark the middle of the lens on the bench, right? लेकिन वो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक fiducial aid बेसिकली एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर इस तरह एरो बना हुआ होता है। अब fiducial aid जो आपके ज्यादा काम आती है वो इस तरह काम आती है। एक एग्जांपल में देता हूँ, ये एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग से आप लोड हैंग कर रहे हो और यहाँ पे मीटर रूल है, तो एक स्टैंड से आपका मीटर रूल सस्पेंड हुआ हुआ है, एक स्टैंड से आपका स्प्रिंग हैंग हुआ हुआ है। अब आपको स्प्रिंग की एक्सटेंशन मेजर करनी है। जाहिर सी बात है, मीटर रूल को आप बिल्कुल स्प्रिंग के साथ चिपका के नहीं रख सकते, थोड़ा सा इनके बीच में गैप होता है। तो अगर आपको स्प्रिंग की ये लेंथ मेजर करनी है तो आप करते क्या हो कि यहाँ पे एक फिड्यूशियल एड, एक इस तरह का एक एरो टाइप चीज जो है वो यहाँ पे चिपका देते हो, जो इस तरह एक्सटेंड हो रही होती है। इससे क्या होता है, आपका पैरेलक्स एरर अवॉइड होता है। ठीक है, तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप जो है ना वो लेंस के साथ एक इस तरह की चीज चिपका दें कि इसका सेंटर जो है वो यहाँ से गुजर रहा हो। ठीक है, ताकि लेंस का सेंटर मार्क करने में आसानी हो आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है लेंस थोड़ा सा थिक है, तो उसका सेंटर कौन सा है, डिस्टेंस जब आपने मेजर करना है यहाँ से, तो आपने लेंस के सेंटर से लेना है एक्स और वाई वाले डिस्टेंसेस। तो वो आप गलती से यहाँ से ना मेजर कर लें डिस्टेंस इस जगह से या इस जगह से, तो इसलिए यहाँ से फिड्यूशियल एड को नीचे लटका लें ताकि आपको सेंटर से डिस्टेंस मार्क करने में हेल्प हो जाए। तो एक तरह का पैरेलक्स एरर ये है जिसको अवॉइड करने के लिए फिड्यूशियल एड यूज हो रही होती है। बट जो सबसे बेस्ट आंसर है, आई गेस जो इजीएस्ट आंसर है, यूज अ डार्क रूम, स्पेसिफिकली लाइट के एक्सपेरिमेंट। और उसको एक्सप्लेन भी कर दो कि डार्क रूम क्यों यूज करें, ताकि इमेज जो है वो क्लियरली नजर आए। उसके बाद मैंने कहा कि हर चीज सेम लेवल पे होना चाहिए, हर चीज का सेंटर जो है वो सेम लेवल पे होना चाहिए। हमने भी इसको डिटेल में पढ़ लिया। ये दो बेस्ट है मेरे हिसाब से, बट हमने बाकी सारे पॉसिबल आंसर्स भी डिस्कस कर लिए। सो लेट्स डू सम अदर क्वेश्चंस एज वेल। अब एक और सवाल है हमारे पास और ये रे बॉक्स से रिलेटेड है और ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक वाला क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर, सर कैन यू रिपीट व्हाट द एरर कैन बी, व्हिच एरर कैन आर यू टॉकिंग अबाउट? आर यू टॉकिंग अबाउट द फिड्यूशियल एड वन? अच्छा देखो, सुन लो मेरी बात गौर से, मैं बता देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। देखो, फिड्यूशियल यहाँ से मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, लेंस के सेंटर से डिस्टेंस लेना है, राइट? अब मैं अपना मीटर रूल यहाँ पे तो नहीं लटका के रखूंगा ना, मैं मीटर रूल अपना यहाँ पे तो नहीं रखूंगा, मीटर रूल मुझे टेबल के ऊपर ही रखना पड़ेगा। मीटर रूल मुझे अपना टेबल के ऊपर रखना पड़ेगा जब मैं डिस्टेंस एक्स और डिस्टेंस वाई को मेजर करूंगा। बट आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा जो जीरो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, सेंटर से। सो मैं क्या करूंगा कि गलती हो सकती है मुझसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट कर लूँ अपना मीटर रूल, या थोड़ा पीछे से स्टार्ट कर लूँ मीटर रूल। तो इंश्योर करना है कि सेंटर से स्टार्ट करें, तो उसके लिए आप यहाँ से एक फिड्यूशियल एड यूं करके हैंग कर लेंगे ऊपर से नीचे तक। नाउ यू कैन इजीली प्लेस योर मीटर रूल इन अ वे कि वो आपका सेंटर से स्टार्ट हो, क्योंकि फिड्यूशियल एड आपको हेल्प कर रहा है सेंटर से स्टार्ट करने। इज दैट क्लियर? ओके।
लेट्स कंटिन्यू एंड डू दिस रे बॉक्स वाला क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना रे बॉक्स वाले, इसके अंदर मेथड्स और कोई प्रोसीजर्स याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी इंस्ट्रक्शंस आप वर्ड टू वर्ड स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकें। ठीक है, यस बेटा, सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर रहा हूँ। मैंने अभी कल जो है वो लिंक भेजा था एक प्लेलिस्ट का जिसमें सारे लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड होके अपलोड हो रहे हैं। एवरी लेक्चर आई एम रिकॉर्डिंग एंड आई एम अपलोडिंग इट टू यूट्यूब एंड सेंडिंग यू द लिंक। एक ही लिंक भेजा था शुरू में, वही लिंक से आप सारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर। तो पिछली 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, ये वाली भी आज ही हो जाएगी। जी बेटा, ग्रुप में भेजा था, चेक कर लेना। अच्छा, अब दोबारा भेज दूंगा, मुझे मैसेज कर देना। खैर, अब बात सारी ये है कि जो स्टूडेंट है उसका काम क्या है, उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना है। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हर मटेरियल का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो कि बताता है कि उसमें लाइट कितनी रिफ्रैक्ट होगी। एसेंशियली लाइट की जो उसमें स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो है, डेफिनेशन है, एन कहते हैं इसको हम। साइन आई अपॉन साइन आर वाले फॉर्मूलाज भी आपने यूज किए हैं रिफ्रैक्शन में। यहाँ पे हाउएवर हम बहुत डिफरेंट मेथड से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करेंगे। अब प्रोसीजर आपको पहले से पता नहीं होगा, आपका काम ये है कि आप उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और मेजरमेंट्स एक्यूरेटली लें। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि रे बॉक्स को यहाँ से यहाँ रख रहा है, लाइट को ऐसे जो है वो रे बॉक्स को यहाँ से, लाइट लेजर जो लाइट की रे है वो यहाँ से जा रही है, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू को जाके हिट कर रही है। ब्लॉक का नाम उन्होंने एबीसीडी रखा है, ट्रांसपेरेंट ब्लॉक का, और कुछ बंदे ने यहाँ पे पॉइंट्स मार्क किए हैं। ठीक है, अब उनकी इंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत सारी हैं, आपने उनको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात। ड्रॉ नॉर्मल टू साइड ए बी एट पॉइंट क्यू। 3 बातें लिखी हुई है एक ही सेंटेंस। नॉर्मल बनाना है, साइड ए बी का नॉर्मल बनाना है, पॉइंट क्यू पे बनाना है। साइड ए बी कौन सी है? ये, इसका नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल ऐसे बनता है, लेकिन नॉर्मल कहाँ बनाना है? पॉइंट क्यू पे बनाना है। ठीक है, आगे उन्होंने ये भी बात की है कि इस नॉर्मल को एक्सटेंड करना है ताकि ये क्रॉस करे साइड सीडी को, और जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रही है उस पॉइंट को आर लेबल करना है। एक ही सेंटेंस में कोई 10 बातें उन्होंने लिखी हुई हैं, आप हर चीज को सही से फॉलो करो बेटा। रीड सेंटेंस स्लोली केयरफुली सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग। सो नॉर्मल ऑब्वियसली कैसे बनाते हैं? यूं बनाते हैं, और उस नॉर्मल को मैंने साथ ही साथ हाथ के एक्सटेंड भी कर दिया और नॉर्मल को साइड ए बी के लिए बनाया, लेकिन जहां पे वो साइड सी डी को कट कर रही है उस पॉइंट को हमने क्या लेबल करना है? उस पॉइंट को हमने लेबल करना है आर। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल नाउ। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी आनी चाहिए। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एल्फा ऑफ रे पी क्यू ऑन साइड ए बी। अब अगेन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना है, उसको अल्फा आपने लेबल करना है। अल्फा कहीं डायग्राम पे लेबल हुआ हुआ है? कहीं भी लेबल नहीं हुआ हुआ। पहले तो ये बताओ कौन सी रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना है? रे पी क्यू का। रे पी क्यू कौन सी वाली है? ये वाली है रे पी क्यू। सही है। और साइड ए बी के साथ, साइड ए बी पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, मतलब यहाँ ये जो इस साइड पे आके जहाँ रे आके हिट कर रही है वहां पे आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना है। तो कौन सा एंगल हम मेजर करेंगे? एंगल जो आपने मेजर करना होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा, वो होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, और इसको आपने मेजर करना है। अब ये जो एंगल है इसकी वैल्यू आपने उनको बतानी है। आओ जल्दी से इसको सॉल्व करें। राइट, तो आपको चाहिए होगा प्रोट्रैक्टर। अब मैं लेंथ की मेजरमेंट्स तो नहीं ले सकता आईपैड पे, लेकिन आई कैन डेफिनेटली टेक द मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स, क्योंकि वो जूम इन जूम आउट करने से चेंज नहीं होता। अब सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अपना प्रोटेक्टर यूं जाके रख देंगे, क्योंकि आपको प्रोटेक्टर यूज करने में प्रॉब्लम है। और यहाँ पे क्या आंसर देंगे ज्यादातर बच्चे? प्रोटेक्टर यहाँ रख के वो बोलेंगे ये देखो भाई एंगल तो 60 आ रहा है, और वहां 60 लिख के आ जाए। क्या ये एंगल सही है? ये एंगल गलत है। अगर आप इस तरह रख भी लो प्रोटेक्टर, चलो अगर आप इस तरह प्रोटेक्टर रख भी लो, तो भाई ये समझो कि आप एंगल जो मेजर कर रहे हो वो ये वाला एंगल मेजर कर रहे हो। अब इसके लिए अगर आप चलो ऐसे रख भी लो प्रोटेक्टर, तो आप ये देखो कि भाई यहाँ पे रीडिंग आ रही है 90 और यहाँ पे रीडिंग आ रही है 60, फिर इन दोनों का डिफरेंस दो जो कि 30 है। वरना बेहतर तरीका ये है कि देखो आपकी रेफरेंस लाइन होती है नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ अपने जीरो को अलाइन करो। पहली बात तो ये।
तो अपनी रेफरेंस के साथ नॉर्मल को अलाइन करो। और ये जो क्रॉस हेयर्स है ना आपके आपके जो प्रोटेक्टर के क्रॉस हेयर्स हैं, ये यहाँ पे आने चाहिए जिस पॉइंट पे आप एक्चुअली एंगल मेजर करना चाह रहे हो। ठीक है, सो इसको ऐसे करके रखोगे जो सही तरीका है। यहाँ पे अपना आपने 0 रख दिया। और अब आप कौन सी ब्लू वाले स्केल को रीड करोगे, अंदर वाले स्केल को रीड करोगे या बाहर वाले? अंदर वाला स्केल रीड करना चाहिए या बाहर वाला? जब मैं इस तरह रखता हूँ अपने प्रोटेक्टर को, 0 जो मेरा टच हो रहा है नॉर्मल के साथ, वो कौन सा वाला 0 टच हो रहा है? ये वाला 0 टच हो रहा है या ये वाला 0 टच हो रहा है? ये वाला 0 से मैं एंगल लेना चाह रहा हूँ ना, वो ब्लू में लिखा हुआ है, तो मैंने अंदर वाला स्केल रीड करना है। और ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है, एज यू कैन सी फ्रॉम ओवर हियर। सो आई होप दैट इज क्लियर। तो हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे एंगल की वैल्यू 30 डिग्री लिख देते हैं। यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 30 डिग्री। ओके हो गया। अब आगे चले जी। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना जरूरी है, मेन सारी बात ही है कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सको। व्हाट एल्स आर दे सेइंग? दे सेइंग कि यार आप जो है वो मार्क शी मार्क्स विद क्रॉसेस 2 पॉइंट्स ऑन द इमर्जेंट रे। तो उसने क्रॉसेस बनाए इमर्जेंट रे पे, ये उसने बनाए हुए क्रॉसेस आपको नजर आ रहे हैं, ये और ये उसने क्रॉस बनाया हुआ है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ड्रॉ ऑन फिगर 3.1, ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द टू क्रॉसेस, कंटिन्यू दिस लाइन अंटिल इट मीट्स क्यू आर। तो कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर दें और जब ये क्यू आर से मीट कर जाए तो इस लाइन को वहां तक बनाए। अब क्यू आर कौन सी लाइन है? क्यू आर कौन सी लाइन है? क्यू आर है ये वाली लाइन, राइट? तो मैंने क्या करना है कि एक लाइन बनानी है, मैंने एक लाइन बनानी है यूं करके, इन दोनों के बीच में से गुजारनी है वो लाइन। और इस लाइन को कहां तक एक्सटेंड करना है? अंटिल इट मीट्स क्यू आर। क्यू आर तक इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये मेरी लाइन बन गई। ठीक है, मेरा ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं अभी पार्ट कंप्लीट भी नहीं हुआ, बुलेट्स में उन्होंने और इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। लेबल द पॉइंट वेयर दिस लाइन क्रॉसेस सी डी। जहां पे सी डी को क्रॉस कर रही है उसको लेटर एस मार्क करें। सी डी को कहां पे क्रॉस कर रही है लाइन? बेटा सी डी ये है, इस पॉइंट को यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो इस पॉइंट को आपने क्या लेबल करना है? एस लेबल करना है। ऑलराइट। अब ये आप कुछ भी याद करके नहीं जाओगे इसमें से, आपको समझाने का मकसद ये कि बेटा प्लीज एक एक लेटर को, एक एक लफ्ज को केयरफुली पढ़ना है इन क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तो आसान है क्योंकि आपको कुछ भी इसके लिए पढ़ के नहीं जाना, जितना मर्जी पढ़ के चले जाओ, फॉलो तो आपने उनकी इंस्ट्रक्शन ही करनी है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आपको इंस्ट्रक्शन सही रीड करनी आनी चाहिए, उनके लफ्ज जो है, एक एक लेटर, एक एक वर्ड, एक एक लेंथ, एक एक एंगल, सही से उसे रीड करो स्लोली, जल्दी में मत करो। ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दी में मत करो। और जहां पे वो क्यू आर को क्रॉस कर रही है उसको लेटर टी मार्क कर दो। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसको आप टी मार्क कर दो, ये भी हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं आपसे? अब वो कह रहे हैं ड्रॉ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम क्यू टू एस बना दो। क्यू टू एस क्या है? क्यू से एस तक एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। वेल, क्यू इज ओवर हेयर, एस इज ओवर हेयर, यहां से यहां तक कह रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन बना दे इस तरह की। ठीक है जी, तो यहां से यहां तक हम स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। ये एक लाइन बन गई मेरे पास। ये जो टी लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो ये वाली लाइन बनानी थी हमने। क्यू से एस तक हमने एक लाइन बना ली, ये भी हो गया काम। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स डू दे वांट अस टू डू? अब वो कह रहे हैं जी आप लेंथ मेजर करें, मेजर द लेंथ एक्स ऑफ क्यू एस। क्यू एस की लेंथ मेजर करें, क्यू से एस तक की लेंथ जो मेजर करनी है, मतलब आपने ये वाली लेंथ मेजर करनी है, ये वाली लेंथ मेजर करनी है। अब मैं ये नहीं कर सकता अपने आईपैड पे, तो आई लुक व्हाट द मार्किंग स्कीम सेज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये कौन सा है? अक्टूबर नवंबर 2017, नहीं अक्टूबर नवंबर, हाँ 2017, पेपर 4 टू क्वेश्चन नंबर 3। सो आई जस्ट टेल यू
what the marking scheme says, or if you have it in print out, so you can tell me कि मेजर करके क्या आ रहा है, बट इसको जल्दी से देख लेते हैं। सो अक्टूबर नवंबर 2017 के पेपर की मार्किंग स्कीम ये कह रही है, अल्फा 30 था, एक्स की वैल्यू कह रहे हैं जी 5.3 सेंटीमीटर आनी चाहिए, तो वो ये कह रहे हैं कि ये आनी चाहिए 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि वाई की लेंथ मेजर करें, वो है एस टी। एस टी क्या है? एस टी ये है, इसको मेजर करें। अब अगेन मार्किंग स्कीम जो है वो कह रही है कि ये 3.5 आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3.5 लिखते हैं। यूनिट लिखना मत भूलना प्लीज। सो फार सो गुड। अब हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन वैसे मैंने बाय द वे 11S में तो मुझे याद है मैंने करवाया था, 11S वालों को याद है क्वेश्चन मैंने करवाया था आप लोगों को क्लास में। 11O में मुझे याद नहीं आ रहा मैंने करवाया था या नहीं। आई थिंक किसी दिन आप लोगों के सेक्शन मर्ज हुए थे और उस दिन आप लोग ये क्वेश्चन बैठ के कर रहे थे। एनीवेज आगे चलते हैं। 9 अब n की वैल्यू निकालनी है आपको। n की वैल्यू निकालोगे x अपॉन वाई से, x की वैल्यू है आपके पास, y की वैल्यू है, तो आप n कैलकुलेट कर दो, ज्यादा उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वन थिंग दैट यू मस्ट नो इज के n की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आती है। ये थ्योरी में आप लोगों को मैंने बताया था लाइट के चैप्टर में क्यों आती है, अब उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, बट हमारा आंसर ऑब्वियसली 1 से बड़ा ही आना चाहिए। अगर 1 से छोटा आंसर आ जाए तो समझ लो भाई x और y की मेजरमेंट में कोई गड़बड़ है, इंस्ट्रक्शन सही फॉलो नहीं हुई। आंसर आ रहा है जी 1.1514 आ रहा है, हम 1.5 लिखेंगे बस। टू सिग्निफिकेंट फिगर में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो तो टू सिग्निफिकेंट फिगर में ही आंसर देते, कोई यूनिट नहीं होता है इनका। और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन वाले इस टाइप के और रिफ्लेक्शन के भी जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, यू विल हार्डली हैव टू डू एनीथिंग फ्रॉम योर सेल्फ। कुछ भी आपको खुद से नहीं करना, आपने बस उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है यार। कुछ प्रिकॉशंस वगैरह वो आपसे पूछ सकते हैं, वो आगे आएंगी कुछ क्वेश्चन में, उनको हम देखते हैं। अभी प्रिकॉशंस जो है वो एंगल से रिलेटेड मेजरमेंट्स में और इस टाइप की प्रिकॉशंस होती हैं, उनको हम देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन जो मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ आज, वो लेंस का ही है लेकिन वो ग्राफ वाला क्वेश्चन है। लेंस का ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यहाँ पे कुछ ग्राफ जो है कर्व वाला बन रहा था और इसमें कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा था। शायद आप लोगों के मिड ईयर में या इस तरह का कोई जो है ये क्वेश्चन आ चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब ये कहीं ना कहीं आया हुआ है सवाल जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। खैर, ग्राफ के क्वेश्चन में अभी स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं शायद इसको एंड पे छोड़ूं या इस क्लास में ना करवाऊं, इसको आप खुद प्रैक्टिस करो। वजह इसकी है कि मैं अभी ग्राफ का क्वेश्चन शुरू करूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा और हम ग्राफ के क्वेश्चन पे ही अटके रहेंगे। सो लेट्स लुक एट सम अदर क्वेश्चन ताकि जरा थोड़ी सी और हमारी जो है वो प्रैक्टिस हो सके। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, अब ये प्रिज्म के अंदर रे बॉक्स का वाला रे बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें कुछ प्रिकॉशंस वगैरह या एंगल की मेजरमेंट से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन हम उनको आंसर करते हैं। ठीक है, सो a student uses a ray box to investigate the refraction of a ray of blue light as it passes through a glass prism. It sets up the apparatus on a piece of paper. हमेशा आप जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वो रे बॉक्स वाले, उसके अंदर उनको पेपर के ऊपर हर चीज की आउटलाइन बना के और रे के डायरेक्शंस मार्क करते हैं पेंसिल से, क्योंकि आपने एक्चुअल मेजरमेंट जब लेनी है तो वो लाइंस बनानी है पेपर पे और पेपर के ऊपर से ही आपने मेजरमेंट्स करनी है और पेपर के ऊपर ही आपने एंगल भी मेजर करने, लेंस भी मेजर करनी। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एट पॉइंट एक्स। एंगल आई उन्होंने आपको क्लियरली मार्क करके दिया हुआ है, बट दे कुड हैव चोजन नॉट टू लेबल दिस एंगल एंड दे कुड हैव जस्ट टोल्ड यू कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करें। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता होना चाहिए कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है। खैर, तो अब आप क्या करोगे, अपना प्रोटेक्टर यहाँ पे रखोगे, आप अपना प्रोटेक्टर यहाँ पे रखो और प्रोटेक्टर को यूं रख लो या नॉर्मल के साथ उसका जीरो मिला लो, एक ही बात है, बात एंड पे घूम फिर के वहीं आती है। तो जो मेरा एंगल बन रहा है अगर आप देखो तो कुछ इस तरह का बन रहा है, ये जीरो पे रखा हुआ है और ये वाली लाइन जो है ये नॉर्मल की यहाँ जाके आ रही है। अब ये 150 नहीं है, मैं इसको नहीं यूज करूंगा, मैं 30 को यूज करूंगा, 30 बन रहा है मेरा आंसर। ठीक है, तो एंगल जो है वो मेरा 30 आ रहा है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 आया है। कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 19 डिग्रीज है, ड्रॉ द रिफ्रैक्टेड रे। अब आपको दोबारा यहाँ पे जरूरत पड़ेगी
प्रोट्रैक्टर की। एक चीज जो ध्यान में रखनी है कि आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे वो यहाँ नहीं जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे आपकी यहाँ जाएगी। अब वो अवे जाएगी या टुवर्ड्स जाएगी वो तो आप थ्योरी में पढ़ते हो। यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए कि ये इसको नॉर्मल को क्रॉस करती है रे, इससे रीबाउंड होके नीचे नहीं आती। ये तो कोई नॉर्मल है, कंसिडर करो कि रे आके इसको क्रॉस करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्मल है और रे आके इसको हिट करके ऐसे चली जाए, नहीं, इसको क्रॉस करेगी। अब आपने एक रिफ्लेक्टेड रे बनानी है, रफली कुछ इस तरह की बनेगी। आपको थ्योरी पढ़ी भी हो तो एक जनरल आइडिया होता है कि रे जनरली किस डायरेक्शन में जाएगी। बट यू हैव बीन टोल्ड कि एक रिफ्लेक्टेड रे आपने बनानी है, उसका एंगल यहाँ से 19 डिग्री होना चाहिए। तो अगेन ऑब्वियसली यू वुड नीड योर प्रोटेक्टर एंड यू विल प्लेस द जीरो ऑफ योर प्रोटेक्टर अलोंग द नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ अपने प्रोटेक्टर को अलाइन करो। ये आपका नॉर्मल हो गया। और 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है? अगर ये वाला जीरो में देख रहा हूँ तो ये 20 बन रहा है, 20 के साथ ये बन रहा है 19। तो आपको पता है कि आपकी क्या प्रैक्टिस होती है, जहां पे 19 डिग्री का एंगल बन रहा है वहां पे एक डॉट लगा देते हो, एक निशान लगाते हो, ऐसे करके एक निशान लगाते हो। और फिर आप प्रोटेक्टर हटाते हो और यहाँ से यहाँ तक आप एक लाइन बना देते हो। अब मुझे मुझे तो यहाँ प्रोटेक्टर हटाने की जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली आप लोग क्या करते हैं कि आप प्रोटेक्टर को हटा लेंगे, प्रोटेक्टर यहाँ से रिमूव कर लेंगे और यहाँ से यहाँ एक ऐसे करके लाइन बना देंगे जो इस पॉइंट के अंदर से गुजरे। और बाद में ये लाइन आपको बाहर लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्चुअल में ये जब ये ग्लास से बाहर जाएगी तो उसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज होगी। तो यू कैन रिमूव दैट पार्ट ऑफ द लाइन विच इज आउटसाइड द प्रिज्म। तो उसके बाद आप रबर से, अपना इरेजर से क्या करोगे कि इतना पार्ट जो है वो लाइन का यू कैन रिमूव इट। सो आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, तो ये आपका 19 डिग्री के एंगल पे रिफ्रैक्टेड रे बन गया। दो पार्ट्स हो गए हमारे। ओके, लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। मार्क विद लेटर वाई, mark with letter Y the point where refracted ray emerges from the prism. Draw a normal at point Y. Point Y कहाँ से? जहाँ पे refracted ray emerge करेगी। emerge करने का मतलब जब यहाँ से बाहर आएगी। तो ये जो पॉइंट है मेरा लेटर Y है, इसको मैं Y मार्क कर देता हूँ। और वो क्या कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे आप एक बना दें, नॉर्मल बना दें। इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसे बनेगी? सरफेस को देखते हैं आप और सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। तो ऑब्वियसली आपको 90 डिग्री पे बनानी है, तो अगेन यू वुड नीड अ प्रोटेक्टर। तो इस क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि इसमें आपके प्रोटेक्टर के इस्तेमाल की बहुत प्रैक्टिस हो रही है। सो यस, अच्छा सवाल है करने के लिए, बिकॉज प्रोटेक्टर के यूज में मैंने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं और एंगल की मेजरमेंट्स में बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो ये 90 पे आप एक डॉट लगाओ ऐसे करके। आप क्या करोगे, 90 पे एक डॉट लगाओगे ऐसे करके और फिर अपना प्रोटेक्टर हटा लोगे। अब लोग यार इसको साइड पे करो। अब ये नॉर्मल जो है, अब आपने डॉटेड बनानी है, डॉटेड बनाओ, नहीं बनानी ना बनाओ। और अच्छी बात ये होती है कि नॉर्मल को आप दोनों तरफ एक्सटेंड करो, एक तरफ ना एक्सटेंड करो, दोनों तरफ एक्सटेंड करो, ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों मार्क किए जा सके। तो ये अब आपकी नॉर्मल है। नाउ इफ यू वांट टू मेक इट अ डॉटेड लाइन यू कैन, इफ यू डोंट तो आपकी मर्जी है। अब ये जो रे आ रही है, ये इस वाले पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे कंसिडर की जाएगी। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये मार्क किया जाएगा और ये रे आपको पता है फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मार्क किया जाता है। तो रे का पाथ ये और फिर कुछ यूं बनता है। अब देखते हैं कि उससे आपकी थ्योरी का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहे। वो आपसे ये नहीं पूछ रहे कि रे आगे कैसे जाएगी, वो कह रहे हैं हाउ द स्टूडेंट कैन मार्क द पाथ ऑफ द रे एक्यूरेटली ऑन द पेपर। रे वाई से बाहर निकल लिया, स्टूडेंट कैसे मार्क करेगा? तो स्टूडेंट ऑब्वियसली क्या करेगा कि जहां से रे गुजर रही है, जैसे ये रे उसको नजर आ रही है ऊपर से पेपर के ऊपर, तो वो यहाँ पेंसिल पे निशान मार्क करेगा। और जो दो निशान वो मार्क करता है उसमें एक निशान जो है इट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू पॉइंट वाई, एंड द अदर क्रॉस दैट ही विल मार्क ऑन द रे शुड बी एज फार अवे फ्रॉम इट एज पॉसिबल, जितना उसका पेपर अलाउ करता है। जितना आप दूर दूर पॉइंट्स को मार्क करते हैं उतनी अच्छी एक्यूरेट मेजरमेंट आने का चांस होता है। तो आप बताएंगे कि ही विल मार्क, द स्टूडेंट विल मार्क टू क्रॉसेस ऑन द पेपर, वन क्लोज टू पॉइंट वाई
ऑन द रे, जहां से रे निकल रही है, ऑन द इमर्जेंट, ऑन द इमर्जेंट रे, एंड वन फार फ्रॉम वाई, अगेन ऑन द इमर्जेंट रे। एक मार्क की एक्सप्लेनेशन है, बट जस्ट डू नॉट शाई अवे फ्रॉम एक्सप्लेनिंग एज मच एज यू कैन। Join the crosses with a line. This line is the emergent ray. Okay, so I hope that's clear. What else do we have? एक और क्वेश्चन है स्पीड ऑफ साउंड से ही रिलेटेड, और ये भी मैंने आपको शायद थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। आपके पास एक सोर्स ऑफ साउंड है। सोर्स ऑफ साउंड क्या है कि बलून को पॉप किया जाएगा पिन से। जब बलून को पिन से पॉप करेंगे तो बलून जाहिर सी बात है एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, एक शार्प साउंड, एंड दिस माइक्रोफोन इज गोइंग टू पिक अप दैट साउंड, and this microphone is connected to the oscilloscope, so you will see a pulse on the oscilloscope, but then the sound will also go to the second mic and there will be another pulse on the oscilloscope. So oscilloscope पे आपको कुछ इस तरह दो साउंड्स पिकअप हो रहे हैं, एक माइक्रोफोन ए साउंड पिकअप कर रहा है, एक माइक्रोफोन बी साउंड पिकअप कर रहा है। अब जाहिर सी बात है बी का जो साउंड है वो थोड़ा सा उसका एम्पलीट्यूड कम है कंपेयर टू ए, क्योंकि ए जो है वो बलून के ज्यादा करीब है तो ऑब्वियसली, लेकिन साउंड नॉनदलेस सेम है। बी पे बाद में क्यों पिकअप हो रहा है साउंड, क्योंकि बी जो है वो बलून से दूर है। बी का साउंड थोड़ा सा क्वाइट क्यों है इसके मुकाबले में, बिकॉज वो थोड़ा सा दूर है। दोनों रीजन। अब ये और ये जो दोनों ट्रेसेस हैं इनका टाइम डिफरेंस आप निकाल सकते हो ऑसिलोस्कोप से, और आप क्या करते हो, आप बॉक्सेस काउंट करते हो। एक बॉक्स को आप 1 सेंटीमीटर कहते हो या एक डिवीजन कहते हो, वॉट एवर। तो आपने बॉक्सेस काउंट करने होते हैं, जैसे ये कितने बॉक्सेस हैं यहाँ से यहाँ तक, हाउ मेनी बॉक्सेस इज दिस, आई गेस आई विल काउंट 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस आ रहे हैं। इस 5 को आप किस चीज से मल्टीप्लाई करते हो, सीआरओ की टाइम बेस सेटिंग से। तो आपको पता लग गया कि साउंड को ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा। साउंड जब ए में पिकअप हुआ और बी में पिकअप हुआ, उसके बीच में साउंड को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा। और जाहिर सी बात है ए और बी के बीच में डिस्टेंस आप मीटर रूल से या टेप मेजर से मेजर कर सकते हो। अच्छा, डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो स्पीड आ गई। तो ये एक्सपेरिमेंट है और ये क्वेश्चन पूरा यहाँ पे इसी तरह परफॉर्म हुआ है। ठीक है, अब ये इतना एक्यूरेट क्यों है एक्सपेरिमेंट, वाई इज इट बेटर देन यूजिंग अ स्टॉप वॉच, बिकॉज ये टाइम इतना शॉर्ट होगा ए और बी के बीच में, माइक्रो सेकंड्स में प्रॉब्ली ये टाइम होगा या मिली सेकंड्स में, इतना शॉर्ट टाइम होगा कि स्टॉप वॉच से तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है इसको मेजर करना। तो आपका जो सीआरओ है उसकी टाइम बेस बहुत फास्ट होती है, वो छोटे से छोटा टाइम मेजर कर सकती है। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट। तो आई वुड से कि यार इसको करना लाजमी। मैंने आपको ऑब्वियसली डिस्क्राइब कर दिया सारा प्रोसीजर, बट इफ यू रीड थ्रू द क्वेश्चन यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड इट। थोड़े से लाइट के क्वेश्चंस और देखते हैं। एक और लाइट का क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये जो है वो रिफ्लेक्शन रिलेटेड है। आई गेस वी कैन डू दिस वन एज वेल, रिफ्लेक्शन इन द प्लेन मिरर। अगेन इसके अंदर देखो सो मेनी इंस्ट्रक्शंस, स्टूडेंट्स का प्रोसीजर, और फिर आपके लिए इंस्ट्रक्शंस ही इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे। इस पॉइंट को मार्क करें, उस पॉइंट को मार्क करें, इस पॉइंट को मार्क करें, उस पॉइंट को मार्क करें, प्रिकॉशन बताएं। तो हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं आज और देखते हैं इसको। सो स्टूडेंट क्या कर रही है, she places a mirror vertically on the sheet of paper. She uses a pencil to mark the position of the mirror with a straight line. So ये जो x y जो line है ये उसका mirror है, ठीक है। She removes the mirror and draws the normal. ये normal है उसका, ठीक है। इस लाइन को उसने AC लेबल कर दिया है। जिस पॉइंट पर नॉर्मल और मिरर मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट बी कह रहे हैं। शी लेबल्स द पॉइंट पॉइंट बी, राइट। और स्टूडेंट क्या कर रहा है कि उसने यहाँ पे, यहाँ से वो स्टूडेंट देख रही है इसकी आई है, यहाँ पे उसने एक पेन लगाई हुई है। सो ये सब चीजें जो है वो एक पीस ऑफ पेपर पे हो रही हैं और हम ये ऊपर से देख रहे हैं, हमारा टॉप व्यू है। और ये जो पिन्स यहाँ पे लगी हुई है ये वर्टिकली पिन्स खड़ी हुई है, हमें पिन का सिर्फ टॉप पार्ट नजर आ रहा है। स्टूडेंट जो है वो पिन्स को एक सॉफ्ट बोर्ड के अंदर, सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर पेपर चिपका हुआ है, सॉफ्ट तो पेपर के अंदर से थ्रू द सॉफ्ट बोर्ड शी इज बेसिकली स्टैंडिंग अप द पिन्स ऑन द सॉफ्ट बोर्ड, राइट, बाय लुकिंग एट देम थ्रू द मिरर। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे, एक एक पॉइंट को फॉलो करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। A ray of light is incident on the mirror at B at an angle of incidence 40 degree. Draw a line 10 centimeter long
10 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है पॉइंट बी के लेफ्ट साइड पे, टू द लेफ्ट ऑफ द नॉर्मल, बिलो द मिरर। सारी बातें बताएंगे। लेफ्ट साइड पे बनानी है, नॉर्मल के लेफ्ट साइड पे बनानी है, मिरर के ऊपर नहीं बनानी, मिरर के नीचे बनानी है। ठीक है, दो बातें बता दी। 40 डिग्री के एंगल पे बनानी है, तो रे जाके मिरर को जब हिट करेगी तो 40 के एंगल पे बनानी है। सारी बातें अभी तक हम एक एक करके रीड कर रहे हैं। और आगे, लेबल द अदर एंड ऑफ द लाइन डी। जब आप बना ले रहे तो उसके दूसरे एंड को डी लेबल करें। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, लेफ्ट साइड पे बनानी है, बिलो द मिरर बनानी है। ठीक है, तो भाई प्रोटेक्टर उठाओगे, अगेन 40 डिग्री का एंगल कैसे मार्क करोगे? अपना आपको उल्टा करके रखना पड़ेगा, बल्कि यूं रखना पड़ेगा, क्योंकि मिरर का जो नॉर्मल है दैट इज योर रेफरेंस। तो यूं रखेंगे प्रोटेक्टर को, और 40 डिग्री का एंगल कहाँ मार्क करेंगे? यहाँ पे 40 पे आपने डॉट मार्क कर लिया। आई होप यू कैन सी द डॉट। इसको आप हटा लेंगे, और अब आप क्या करेंगे, एक लाइन यहां से यहां तक बना लेंगे। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो रे आप बना रहे हो ये एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर की हो। अब 10 सेंटीमीटर की जब आप रे बनाओगे तो उससे ज्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करोगे एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर की बनाओ। ऑल्दो आई एम टेलिंग यू कि इन एक्सपेरिमेंट में लेंथ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, रिफ्लेक्शन वाले में लेंथ तो मेजर नहीं करते आप। फिर भी मैं यहाँ पे मेजर कर नहीं सकता, तो बस मैं अब रैंडम साइज की बना रहा हूँ। ये मेरी रे है जो जाके हिट कर रही है मिरर को, ये मेरी इंसिडेंट रे। ये एंगल मेरा है 40 डिग्री। सो फार सो गुड, पहला पार्ट हो गया। अब वो कह रहे हैं जी द स्टूडेंट रिप्लेसेस द मिरर। तो उसने मिरर जो है वो अब वापस रखा, मिरर हटा लिया था पहले और एक लाइन बनाई थी। अब वो मिरर को वापस उस जगह पे रख रही है। उसके बाद कह रही है कि वो पेन P1 रख रही है क्लोज टू बी ऑन द लाइन DB। ये लाइन DB कौन सी वाली है? ये है लाइन DB। ये पॉइंट D है और ये आपका पॉइंट B है। तो इस लाइन के ऊपर वो एक पिन रख रही है और वो क्लोज टू पॉइंट B रख रही है पिन। इस एंगल को मैं मार्क कर रहा था, हटा लेता हूँ। और उस पिन का नाम रख रही है P1। और एक और पिन वो रखती है, सेकंड पिन, एक और पिन वो रखती है P2, और वो क्लोज टू पॉइंट D रखती है, एट पॉइंट D रखती है। तो पॉइंट D जो है वो 10 सेंटीमीटर पे होगा। आई डोंट नो कि वो पॉइंट D एग्जैक्टली कहाँ पे, बट हम पॉइंट, अपनी पिन जो है वो P1 यहाँ मार्क कर लेते हैं, और P2 जो है वो लेट सपोज यहाँ मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, आप जब लेंथ मेजर करोगे 10 सेंटीमीटर की, एग्जैक्टली वहां पे पॉइंट D को आप लेबल करोगे। काम करते हैं, एग्जैक्टली यहीं पे रख लो। ठीक है, P1 और P2 आपने मार्क कर लिया। अब आपने क्या करना है, अगला इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। दो इंस्ट्रक्शंस आपने ये फॉलो कर ली, फॉलो, ये वाली फॉलो कर ली। तीसरा पॉइंट पढ़ो, शी व्यूज। अब वो इस तरफ जाएगी, ये P1 और P2 का इमेज देखेगी। कहां से जाके देखेगी? यहां से जाके देखेगी, इधर से अपनी आईज रखेगी, मिरर के अंदर देखेगी, तो उसको P1 और P2 नजर आएगी। एनीवन हु कैन टेल मी कि इस बंदी को, जो यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, इसको ये P1 की इमेज कहाँ नजर आएगी और P2 की इमेज कहाँ नजर आएगी ऑन दिस पीस ऑफ पेपर? मिरर वाले एक्सपेरिमेंट्स में आपको पता है ना कि इमेज की लोकेशन क्या होती है। अगर P1 ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए? रफली बता सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर में इमेज कहाँ बनता है? नहीं, वो इमेज नहीं है। P4 इज नॉट द इमेज। P4 तो वो मार्क कर रही है किसी वजह से, लेकिन वैसे P1 इज नॉट द इमेज। एक्चुअल इमेज कहाँ पे बनता है? एक्चुअल इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर। मिरर का बैक साइड ये है, और P1 का जो मिरर से डिस्टेंस है उतना ही पीछे चले जाओ, तो एक्चुअली इसका जो इमेज है P1 का इमेज, वो यहाँ कहीं बनेगा। अब ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं, बट वैसे ही तुम लोगों को रफली बता रहा हूँ, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि एक्चुअल में ये बंदी जब मिरर में देख रही होगी तो इसको यहाँ पे P1 का इमेज नजर आ रहा होगा, और P2 का इमेज कहाँ नजर आ रहा होगा? P2 इधर है, तो P2 का इमेज उसे नजर आ रहा होगा तकरीबन कहीं यहाँ पे। देख रहे हो, बिल्कुल पेज के टॉप पे एक डॉट बना रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर यहाँ कहीं उसे P2 का इमेज नजर आ रहा होगा। दैट्स द रियलिटी कि इस जगह पे वो कैसे, तकरीबन यहाँ सीधा चले जाओ और इतना ही और पीछे चले जाओ, तकरीबन उसे यहाँ पे इस जगह पे कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा P2 का इमेज। ये आपको वैसे ही सब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ऑब्वियसली आपने क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पॉइंट से मार्क नहीं करने,
ठीक है। लेकिन वो क्या करेगी, जब वो यहाँ से देखेगी तो अपनी आईसाइट को ऐसे अलाइन करेगी कि P1 का जो उसे रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है मिरर में, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाए और उसको वो एक ही लाइन में नजर आ रहे हो। मतलब शी विल, जो रिफ्लेक्शन ऑफ P2 है वो रिफ्लेक्शन ऑफ P1 के पीछे हाइड कर रही होगी, उसको ऐसे नजर आ रहे होंगे, एक लाइन में P1 और P2 नजर आएंगे। फिर वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो कह रहे हैं, वो क्या करेगा, वो देखेगा और उसके बाद वो दो पिंस को प्लेस करेगा, P3 और P4 को प्लेस करेगा, सो दैट द इमेजेस ऑफ P1, the images of P1 and P2 are in a straight line. So P3, P4, P1 and P2, P1 और P2 का इमेज, मतलब कि ये वाला इमेज, ये वाला इमेज, इसको इमेज 2 कह दो, ये वाला इमेज इसको इमेज 1 कह दो, ये जो उसको नजर आ रहा होगा, और P4 और P3 ये वो खुद लगाएगी पिंस पेपर पे, और ये चारों चीजें, ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन में उसको मिरर में नजर आ रहे हैं। ये दोनों पॉइंट्स उसको मिरर में नजर आ रहे होंगे, I1 और I2, I1 और I2 से मिरर में नजर आ रहे होंगे, और P2 और P3 को वो ऐसे मार्क करेगी कि वो I1 और I2 उसके पीछे छुप जाएं। तो इन द एंड शी विल ओनली बी एबल टू सी P3, इन द एंड शी विल ओनली बी एबल टू सी P3, क्योंकि उसके पीछे ये छुप चुका होगा, इसके पीछे ये छुप चुका होगा, इसके पीछे ये छुप चुका होगा, तो ये चारों पिन उसको एक ही लाइन में नजर आ रही हो। ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं P3 और P4 की पोजीशन आपको ऑलरेडी हमने दिखा दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग P3 एंड P4, कंटिन्यू योर रे, कंटिन्यू योर लाइन अंटिल इट रीचेस द मिरर, मेजर द एंगल R। तो बस वो कह रहे हैं आप ज्यादा कुछ ना करें, इसमें इंस्ट्रक्शंस आपके लिए इतनी ज्यादा नहीं है, आप बस P3 और P4 की लाइन को ज्वाइन करें और मिरर को मिरर के साथ ज्वाइन कर दें इस लाइन। और क्या कह रहे हैं जी, ये वाला एंगल R जो है वो आप मेजर करना है, ये वाला एंगल R मेजर करना है आपने। आप यहाँ से अपना प्रोटेक्टर निकालें। अब जाहिर सी बात है, इसको कैसे रखेंगे, अब इसको यूं रखेंगे, यहाँ पे रखें, मेजर करें। अब इस बंदी का एंगल क्या आ रहा है, क्या आ रहा है इसका एंगल, 40 नहीं आ रहा एज यू आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बराबर आता है ना, लेकिन उसका 40 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, उसका आ रहा है जी 41, 42, 43 आ रहा है उसका एंगल, उसका एंगल तकरीबन 43 आ रहा है। तो यहाँ पे हम एंगल 43 लिख देते हैं। ये उसका आया था 40 एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आ रहा है 43। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, असल में इस बंदी का एंगल ठीक नहीं आ रहा, गलत आ रहा है। लेकिन क्यों गलत आ रहा है, वो यही पूछना चाह रहे हैं। भाई एक प्रिकॉशन बताएं ताकि उसकी जरा वैल्यू आर की एक्यूरेट आ जाए व्हेन पोजिशनिंग द पिंस। तो पिंस को प्लेस करते हुए वो ऐसी क्या प्रिकॉशन ले सकती है कि उसकी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट आ जाए। ये जो पिंस वाले क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर पिंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर स्पेसिफिकली पिंस रिलेटेड जो आपके प्रिकॉशन है वो ये है कि पिंस आपकी वर्टिकल होनी चाहिए। पिन जब आपको नजर आ रही हो तो पिन बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए, पिन ऐसे टेढ़ी या ऐसे टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, पिन को कोशिश करें बिल्कुल वर्टिकल रखें। एक और बात ये कि जब ये बंदी पिन को देख रही है तो पिन के टॉप को नहीं देखना उसने, इसको नहीं देखना, पिन की बेस को ऑब्जर्व करना है उसने। तो एक पिन जब दूसरी पिन से अलाइन हो रही है तो इनकी बेस अलाइन होनी चाहिए, टॉप नहीं भी अलाइन हो रहा, सो इट डजंट मैटर, इट्स द बेस दैट मैटर्स। तो जब वो देख रही है, पिन्स शुड बी एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। दिस इज अ प्रिकॉशन दैट शी हैज आई गेस टेकन, दे आर ऑलरेडी फार अपार्ट, सो आई डोंट थिंक वी शुड राइट के पिन्स दूर होनी चाहिए। पिन्स ऑलरेडी दूर है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन पिन्स की बेस को देखना चाहिए, राइट। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो यहाँ भी लिखी हुई है, ये देखो, पिन्स should be far apart, pins should be vertical, bottom of the pins should be viewed। ठीक है, लार्ज एंगल्स को रखना चाहिए, एंगल 40 डिग्री का एंगल लार्ज ही होता है, उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा ही रखा था, छोटा नहीं रखा था। अच्छा, चेक प्रोटेक्टर फॉर जीरो एरर, लेकिन ये वाले पॉइंट्स तो डिस्कस हो गए। एक और बात कि आप जो पेंसिल से लाइन बनाए वो पेंसिल बहुत थिन होनी चाहिए, पेंसिल जो है शार्प होनी चाहिए, थिक पेंसिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी टेकन एज प्रिकॉशन। आई गेस द वन दैट आई वुड राइट इज कि पेन को वर्टिकल रखें,
कोशिश करें पेन जितनी, एक ही लिखनी है वैसे तो, लेकिन मैं आपको ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ। और व्यू बॉटम ऑफ द पेन्स रादर देन द टॉप। ठीक है। सो अगेन वही बात कर रहा हूँ कि बेटा जो गाइड तुम लोगों को दी है उसका मकसद ही ये है कि उसके अंदर से चीजें याद तो मत करो, लेकिन डू एज मेनी possible questions as you can, but then wherever you get stuck in a question like this which is about suggestion and precautions, right, and good practices, always refer to the guide। भेज दिया आपको, बार बार मैं यही कर रहा हूँ। इसी तरह मैं आप लोगों को पेपर्स भी करवा रहा हूँ कि गाइड साथ खुली रखो और पेपर करते रहो, एंड बाय द टाइम यू गेट टू 3 4 5 पेपर आप कर लोगे, या टॉपिकल वाइज भी अगर आप कर रहे हो क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको वर्कशीट भेजी है, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप पक्के हो जाओगे सारी चीजों में। ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए प्रैक्टिस इतनी काफी है। हमने लाइट के जो है वो कुछ क्वेश्चंस कर लिए। अब ऑब्वियसली देयर इज मोर क्वेश्चंस दैट यू कैन डू योरसेल्फ। ये क्वेश्चन है जिसमें ऑलरेडी बना हुआ है, आपने सिर्फ एंगल्स को मेजर करना है, नॉर्मल बनाने हैं, फॉर्मूला यूज करने हैं। सो दीज आर नॉट दैट दीज आर नॉट क्वेश्चंस दैट आर वेरी हार्ड, इतने मुश्किल सवाल नहीं है। ये कुछ रैंडम सा एक सवाल है जिसके अंदर, ये लेंस वाला क्वेश्चन नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका, ये ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है और इसका यहाँ पे शेडो बन रहा है, और ये शेडो जो है वो स्क्रीन पे ऐसे बन रहा है। शेडो का साइज मेजर करके और उसका ग्राफ बना के, एक रैंडम सा एक्सपेरिमेंट, इट्स नॉट समथिंग दैट यू विल स्टडी बिफोर हैंड। और इसका शेडो वाला ग्राफ बनाना है, और ग्राफ जो है वो कर्व है, कर्व वाला ग्राफ है, कर्व वाला ग्राफ है। सो इफ यू आर थिंकिंग कि यार ज्यादातर स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस आते हैं और कर्व तो कभी कभी आता है, तो अब इस बात को मान लो कि अभी तक हमने जितने ग्राफ वाले क्वेश्चंस किए हैं तकरीबन उसमें एक दफा भी स्ट्रेट लाइन नहीं आई, कर्व ज्यादा आए हैं बल्कि। So maybe look at the recent papers as well, but practice the curves as much as you are going to practice the line of best fit। कर्व आ गया तो बनाना ज़रा से मतलब मुश्किल होता है, तो ज़रा प्रैक्टिस कर लो। फ्री हैंड ड्राइंग, स्मूथ कर्व बनाने की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर वही आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं ज़्यादातर रिसेंट पेपर्स में। ठीक है बेटा। तो और क्वेश्चंस हैं इस वर्कशीट में, उनको प्रैक्टिस करो, पूछना है पूछो। ठीक है, इंशाल्लाह कल जो है वो थर्मल के क्वेश्चंस कर लेंगे, और आखिरी दिन आएगा तो हम स्पेसिमेन पेपर कर लेंगे, और प्लानिंग क्वेश्चंस के ऊपर एक डिस्कशन कर लेंगे। सारे प्लानिंग क्वेश्चन बैठ के सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आई गेस बेटर थिंग वुड बी टू डू द स्पेसिमेन पेपर, होल पेपर इन वन क्लास, एंड डिस्कस द स्पेसिमेन, डिस्कस द सैम्पल क्वेश्चंस जो कि आपके प्लानिंग वाले हैं। ठीक है, उनको एक दफा डिस्कशन उनके ऊपर कर लेंगे कि किन चीज़ों का आप ख्याल रख सकते हो, कैसे प्लानिंग क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है बेटा, चलें इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।